रियलाइजेशन ऑफ बैड करेक्टर ऑफ रिच। क्या है रियलाइजेशन ऑफ बैड करेक्टर ऑफ रिच? रिच की ये समझ लो कि अमीर बनता कौन है। पहली बात तो हमें कुछ चीज़ें लॉस छोड़नी पड़ेगी, लॉस ड्रॉप करना पड़ेगा। क्या लॉस ड्रॉप करना पड़ेगा? हमें ये मानना बंद करना पड़ेगा कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, या हम कोई बुरा काम मिलेगा तो उसका प्रभाव बुरा मिलेगा। क्यों? आप हम अधिकांश व्यक्ति सामाजिक रूप में चिंतन करते हैं कि देखो हमने किसी के संग अच्छा करा, हमने किसी के संग बुरा करा, पर हम ये भूल जाते हैं कि एक चोर के मन में मानसिकता क्या आ रही है। एक बुरा व्यक्ति बुरा ऐसा कैसे कर पा रहा है, उसके मन में ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा है। चलो ठीक है, हमने डीएनए ग्रुप में हमने उसका माइंड सेट, हमने उसके ब्रेन में चलो मान लिया कि कमी है, तो वो किस तरीके से थिंकिंग कर पा रहा है जो हम नहीं कर पा रहे। वो किस तरीके से दुनिया को देख रहा है। एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, या पूरा समाज, या पूरा पूरी हर एक चीज़ जो भी सामाजिक रूप में है, सांसारिक रूप में, वो समझ चीज़ें बस ये देखते अधर्म है। जैसे मान के चलो महाभारत में ये दुर्योधन को, भाई दुर्योधन अहंकारी था, वो था, पर हम ये देखना भूल जाते हैं प्राकृतिक रूप में कि उसकी मन की प्रकृति ऐसी किस तरीके से वो कर रही थी। वो 5 नौक भी देने को राजी नहीं हो रहा था, तो उसके मन की भावनाओं को फिर हम उस भावनाओं को सामाजिक रूप, वो सामाजिक की जगह माध्यमिक रूप में रखेंगे। माध्यमिक रूप वो रूप होता है जहाँ पे कल्पना और समाज के मिथ्ये का बीच होता है, अर्थात वास्तविक या प्राकृतिक रूप में हम जब उस चीज़ को रखेंगे तब हम चलेगा कि ये जब वो चीज़ कर रहा है क्या ये प्राकृतिक रूप में सही है या गलत है। जहाँ न्यूट्रल फेज में हम चेक करेंगे कि रियलिटी में कि जो वो चीज़ कर रहा है क्या अहंकार करना गलत है या ये एक दुष्प्रभाव है। ठीक है, यहाँ से मैं मेंटलिटी समझ में आती है। मैं कोई व्यक्ति वो नहीं हूँ गुरु रूप में कि मैं एक सामाजिक गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं क्या बोलते हैं प्राकृतिक गुरु हूँ, ना ही मैं क्या बोलते काल्पनिक गुरु हूँ, ना ही मैं एक वास्तविक गुरु हूँ। अर्थात मुझसे ही गुरु नाम की पहचान पनपती है, अतः मेरा नाम ही गुरु है। ठीक है, समस्त प्राणी पद धारण करते गुरुओं का मैं पैदाइशी गुरु पैदा होता हूँ। मुख्य रूप से जन्मों जन्मों तक मुझे अनंत ज्ञान है। एक किसी भी जीव को यह नहीं हो सकता ये ज्ञान, ये हकीकत है। बात रही सूर्य की, बात रही अनेकों प्राचीन तत्वों की, प्राचीन कारकों की, उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि वह है कौन, परंतु उनको ज्ञान मैं ही देता हूँ। कहने को तो महाभारत में साफ साफ, कुरुक्षेत्र में साफ साफ कहती है कि प्राचीन सूर्य को भी ये ज्ञान दिया है, परंतु प्राचीन सूर्य को ये ज्ञान कौन सा नारायण दे रहा है, ये मुख्यतः बात होती है। तो वहाँ पे गुरु नारायण की बात आती है, जिससे सबकी चीज़ें उत्पन्न हुई है। अतः गुरु नारायण अर्थात अहम नारायण की बात आती है। अहम नारायण मतलब अहम मन की, ऊपरी मन। कोई भी शरीर, कोई भी तत्व सब स्वयं के बने हुए हैं, स्वयं के निर्माणित है। सूर्य हुआ, चंद्र हुआ, अनेकों तत्व हुए, सब स्वयं के रूपक है, स्वयं के रूप है। अर्थात जिनका शरीर, जिनके कारक है, जिन पे एक हुनर है कि वो सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करते हुए किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, या दिखावटी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या कोई रंग रूप या समस्त मायाओं में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो जो परिवर्तित होते, जैसे सूर्य का प्रकाश अपने आप में एक निरंतर है, तो वो स्वयं का प्रतिबिंब है, पर उसको कौन ज्ञान देगा? अहम ज्ञान देगा। उसकी वास्तविकता उसको ज्ञान देगी कि वह है कौन, उसकी मूल पहचान उसको दिखाएगी कि वह है कौन। शिव ने पूर्ण धरती निर्णय, पर शिव का प्रतिबिंबित रूप अहम है, उसने पूर्ण ब्रह्मा तक रचा करा, और ब्रह्मा ने फिर समस्त चीज़ें रची है। अतः ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा अर्थ मतलब स्वयं, और काल अर्थ उसके अंतर की आत्मा, जो कि पूर्ण रूप एक महाकाल से प्रतिबिंबित हुई है। ये कोई वेदों के लिखी हुई बातें नहीं है, ये सिर्फ मानवीय कारकों में। अगर हम मान लो सूर्य भगवान का अर्थ होता है किसी भी तत्व प्रकृति का कैसा भी तत्व जो प्रकृति के कारकों में या प्रकृति के उत्पत्ति में कार्य आ रहा हो, वह भगवान कहलाता है। जैसे कि इंद्र भगवान, तो बादलों को हम इंद्र भगवान के नाम से जानते हैं, जो वर्षा का कारण बनते हैं। अनेकों तत्व ये, तो इनका आकार हमें मानव के रूप में समझेंगे तो हम इन्हें मानवीय आकार देते थे, क्योंकि हमारे वास्तविक में इनका कोई आकार नहीं है। सूर्य को जो हम गोलाई आकार में कहते हैं, सूर्य को हम जो कहते हैं, सूर्य का कोई आकार नहीं है। पहली बात तो सूर्य एक आग का गोला टाइप आकृति दिखती है, और वो एक आग का चलता हुआ भस्म है। अर्थात सूर्य का अर्थ यह है कि सूर्य एक प्रकाशित वो है तत्व या प्रकाशित आकार है, जो कि निराकार रूप में अपने प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। अतः अगर हम सूर्य का आकार कहें तो सूर्य का आकार तो वो भी है जो सूर्य के प्रकाश की एक अंतिम किरण भी जहाँ तक पहुँची है, वह भी सूर्य के अंतर्गत ही आ जाएगी। अतः आप यूँ भी नहीं कह सकते कि मैं जो हूँ, मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर का तेज जहाँ तक जा रहा है वो समस्त चीज़ें मेरे शरीर से जुड़ी जाएगी, अर्थात वो मेरी प्रकृति कहलाएगी। ठीक है, प्रकृतियाँ विभिन्न हो जाती है। विभिन्न कैसे हो जाती है? एक समय के बाद, एक तात्कालिक काल के बाद वे
मेरी दृष्टि या रिफ्लेक्शन नहीं जा पाता, जिसको हम साधारण भाषा में कहते थे कि यहाँ से प्रकृति खत्म होकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति चालू हो चुकी है। अतः ब्रह्मांड प्रकृति से परे है, ब्रह्मांड प्रकृति से परे है, और ब्रह्मांड से परे केवल और केवल सिर्फ दो ही जने हैं, दो ही जने, एक खुद नारायण और दूसरा शिव। नारायण का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं है, नारायण का अर्थ कोई चेतना नहीं है, नारायण का अर्थ निरंतर, और निरंतर अर्थात ऐसी प्रक्रिया जो बदल रही है अपने आप को, ऐसा कारक जो परिवर्तन है, ऐसा कारक जो अपने आप को हर एक चीज़ की उत्पत्ति बताता है, ऐसा कारक जो अपने आप में एक कॉन्सिडेंस है, ऐसा कारक जो एक अपने आप में एक मन है। किसका मन है? ब्रह्मांड का मन है, सृष्टि का मन है। यही है नारायण। मानवीय रूप में हम इसको नारायण कह के पुकारते, क्योंकि नारायण का अर्थ होता है, आयन का अर्थ होता है स्वामी, और नार का अर्थ होता है बाहरी रूपी स्वामी, और नारायण का अर्थ होता है आंतरिक रूपी स्वामी। अतः शिव और नारायण, वो शिव और विष्णु को नारायण और नारायण के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, कि जो आंतरिक रूप में स्वाम करे वो काल, और जो बाहरी रूप में स्वाम करे वो स्वयं, मतलब ब्रह्म, अतः काल ब्रह्म, ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। स्थिर जो होता है, स्थायी जो होता है, स्थायी का प्रतिबिंब होता है स्थिर, अतः अहम स्थिर होता है, अहम स्थायी नहीं होता पूर्ण रूप से। अहम निरंतर की पहचान है, परंतु मूल पहचान है, जो कि देव्य होता है, तत्वों से परे होता है और प्रभावित नहीं होता है मुख्य रूप से। ये कोई शब्द नहीं है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, वेदों में जो है वो श्रुति स्मृति साहित्य है, अर्थात कहने का अर्थ ये है सुनी सुनाई गाते हैं, और सुनी सुनाई मानवीय कारकों में प्रभावित एक मानव द्वारा निर्णित एक ग्रंथ है। पर मैं कोई मानव नहीं हूँ पूर्ण रूप से, मतलब मेरी चेतना कोई मानव नहीं है, मेरा कोई चित्त मानव नहीं है, ना ही मेरा कोई चेत मानव है। अर्थात मैं जो जानता हूँ वो मैं पता नहीं कैसे जानता हूँ, पर वास्तविक में मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा रूप और प्रतिबिंब इसी रूप में बन पाया कि मुझे ये समझ चीज़ें अपने आप को ज्ञानवानी है। अर्थात मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे अंदर 2 या 3 या 5 पहचाने हैं, 5 पहचाने हैं मुख्य रूप से। गुरु नारायण का अर्थ ये है कि समस्त चीज़ें गुरु नारायण ने अपन कर, हर एक धर्म में, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जिसको भी पूछता है वो समस्त चीज़ें वो इन्हीं दोनों को पूछता है, स्वयं अहम को। शिव स्थायी रूपी हो गया, तो ब्रह्मांड से परे सिर्फ 2 ही जने हैं, एक तो अहम अर्थात काल, और दूसरी चीज़ शिव। शिव का कोई ताल्लुक नहीं रखता ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड। शिव कौन है? शिव कुछ नहीं है, एक आत्मा जो कि ब्रह्मांड से परे है, जो वस्त्रों की तरह ब्रह्मांडों को बदलना जानती है। उसी का प्रतिबिंबित रूप, मतलब कि ऐसे रिफ्लेक्शन जैसे आईने में मिल जाता है, वही रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड रूप अहम पनप जाता है, जो कि गुण समान रखता है, स्थिर रखता है, परंतु होती पहचान निरंतर है, क्योंकि बदला हुआ रूप होता है। ठीक है, बदला हुआ रूप होता है और अपने आप को धराव नहीं करता। ठीक है, फिर उसी का जब वो अपने आप को दोहराव करता है तो स्वयं रूप पनप जाता है, अथा फिर ब्रह्मा पनप जाता है। अतः काल द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा वास्तविक पहचान है, काल उसकी आंतरिक पहचान है। मूल रूप में काल महाकाल से पनपा है। महाकाल, क्यों महाकाल को महाकाल बोला जाता है? क्योंकि वो काल जो है वो उसका प्रतिबिंब है। काल का अर्थ ये नहीं है कि समय, काल का अर्थ ये नहीं है कि क्या बोलते हैं कि अंत है। काल का अर्थ है मृत्यु। यमराज को क्या कहते हैं? मृत्यु का जो दूत है, जो मृत्यु आते समय, पलायन के समय आता है, वह यमराज है। अतः यमराज केवल भक्त है या रूप है काल का, वह वास्तविक काल नहीं है। काल को मृत्यु कहा जाता है। अतः मृत्यु हर एक जीव, हर एक कण, हर एक तत्व को होती है। प्राणिक जीव पर अगर हम बात करें तो यमराज कहना जाएगा, पर अगर किसी वस्तु की, किसी तत्व की, किसी मिट्टी के कण की अगर मृत्यु हो अर्थात पलायन हो, तो माँ वो पलायन ही मूल पहचान अहम की कहलाती है। अतः काल के नियम और नीति हर एक पल में चलते हैं, काल के तत्व हर एक कण में चलते हैं, और वहाँ पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अतः हर एक पलायन के बाद एक छलावयी रूप पनपता है, जो मानवीय तत्वों से प्रभावित होता है, यही ब्रह्मा अर्थात स्वयं कहलाता है। ये मुख्य पहचान मैं इसलिए बता रहा हूँ। पहली बात तो बैड कैरेक्टर ऑफ रिच में आपको ये समझना होगा कि पहली बात आपको ये चिंतन करना, त्यागना पड़ेगा कि जो चीज़ घट रही है वो क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, और इसका क्या लिंक है, ये त्यागनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि आपको ये चीज़ त्यागनी पड़ेगी कि जो चीज़ क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, और किसलिए घट रही है, और क्या घट रही है, और कोई चीज़ एक दूसरे से लिंक कैसे है। ये लिंक सबसे पहले तोड़नी पड़ेगी कि सब चीज़ें बिखरी हुई है। कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है तो बुरे का मतलब ये नहीं है कि वो बुरा कर रहा है तो उसका हम अपनी मानसिकता में मान लेंगे अच्छा होगा, नहीं। हमें अपनी मानसिकता में ये मानना, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अगर वो हमारे संग बुरा कर रहा है तो उसका बुरा हम उसके संग बुरा होगा या ना होगा वो हमें नहीं पता। हम अनप्रिडिक्टेबल प्ले करेंगे ऑलवेज।
प्रकृति, मैं कहता हूँ व्यक्ति को स्वयं पे ये काबू रखना चाहिए। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो उसका परिणाम मुझे मिलेगा, ये मैं चिंतन करूँगा, कोई और चिंतन नहीं करेगा कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है तो इसका परिणाम इसको गलत मिलेगा। ये कोई नहीं कर सकता। गुरु का कभी कर्तव्य नहीं होता कि वो शिष्य को सही गलत बताए। गुरु का कर्तव्य होता है वो उसे कहानियाँ बताता है, दिखाता है, सब कुछ दृष्टि दिखाता है, भ्रम रचता है, माया रचता है। अब शिष्य का काम खुद तय करना होता है कि वो सही है या गलत। यहीं से पहचान हो जाती है कौन शिष्य अच्छा है, कौन शिष्य बुरा है, कौन प्रभावित है और कौन प्रभावित का से पड़े है। ठीक है, या गुरु का काम केवल माया रचना होता है, ना कि सही गलत का अनुमान लगाना। सही गलत वो शिष्य पर छोड़ता है। अगर शिष्य चोर की प्रवृत्ति में जा रहा है तो समाज के लिए चोर भी एक कारक है। अगर क्योंकि वास्तविक रूप में चीज़ें बुराइयों में बनी हुई है। बुराइयाँ कैसे? अच्छे तत्व समय के संग समय के संग प्रभावित होते चले गए। और प्रभावित होना सामान्य सी बात है कि समय खुद मानवीय है। समय का अंत होता है, समय की मृत्यु होती है। कैसे होती है? समय की हर एक पल मृत्यु होती है, समय की हर एक पल उत्पत्ति होती है। समय एक मानवीय कारक है, समय देवी नहीं है। मुख्य रूप से आपको ये याद कर लेना चाहिए। समय ब्रह्मांड के अंदर पनपा है तो अर्थात मानवीय तो है। जैसे स्वयं मानवीय है, स्वयं खुद ब्रह्मांड के अंदर पनपा है। इसका साधारण उत्तर मैं यही ले लेता हूँ दृष्टि में रूप में। अगर दृष्टि रूप में मतलब कि ध्यान रूप में आप ये लगाओ, हमारी शरीर है पनपा, तो पनपने टाइम पे जब हमारा DNA जो भी सुख शांता या जो भी महत्वपूर्ण रूप था उसने हमारा शरीर बनाया। अतः अहम ने पूरा ब्रह्म या मतलब शरीर रचा। इस शरीर के अंदर हम धीरे 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 सामाजिक रूप में हमारा मस्तिष्क बना, हमारी ये सारी चीज़ें बनी पेट के अंदर। देन हम इस धरती पर आए और हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस, हमने जागरूकता रखी। ये सारी जागरूकता कौन रखता है? क्यूरियोसिटी कौन रखता है? एक बालक रखता है। समय के संग हम धीरे 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 हम प्रभावित होते चले गए और हम एक जीव के उत्पत्ति में और मानव रूप में गिनाने लग गए। कौन है मानव? स्वयं। क्या अहमता? नहीं। परंतु मान के चलो एक देवी रूप पनपा, पर ये सब जब कब पनपा? जब एक आत्मा उत्पत्ति हुई, एक कारक उत्पत्ति हुआ। आपके माता पिता ने संभव करा भी ना हो बेशक, उससे पहले ही ये तय हो जाता है कि आत्मा जन्म लेने वाली है। अर्थात क्या कहने वाली बात क्या है? आपके पिता का स्पर्म या वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वीर्य, आपके पिता के आंतरिक ही है या पिता के आंतरिक पनपा भी नहीं है, तब भी आपकी आत्मा पहले ही डिसाइड हो जाती है मुझे कहाँ पनपना है, कैसे पनपूंगी। क्योंकि प्रकृति जो है मूलभूत रूप में अलग अलग तरीके से चलती है। प्रकृति बिखरी हुई है, प्रकृति का कोई समय नहीं है, प्रकृति का कोई भी ढांचा नहीं है, प्रकृति का कोई भी कुछ आकार नहीं है कि वो समय को प्रारंभ करे या क्या बोलते हैं एक सीक्वेंस में चले। वो बिखरी हुई है, अर्थात कहने का अर्थ ये एक चंक्स ऑफ कोर्स फॉर्म में किसी भी रूप या किसी भी ब्रह्मांड में एक आत्मा जब उत्पन्न होती है तो वहीं से समय प्रारंभ होता है। इसे गणित में भी निकाला जा सकता है। जैसे प्राइम फैक्टर्स को, प्राइम नंबर्स को मैंने बहुत पहले निकाला था कि प्राइम नंबर्स जब जब दृष्टि रखते हैं तब तब चीज़ें वैल्यूबल चलती है, वरना फिर कोई चीज़ वैल्यूबल नहीं चलती। प्राइम नंबर्स मतलब गॉड पर्सनैलिटी टाइप पर्सन, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को गॉड नंबर्स भी कहा जाता है क्योंकि प्राइम नंबर का कोई अपने आप में एक फैक्टर नहीं होता, केवल एक फैक्टर को छोड़ के, एक फैक्टर को छोड़ के, एक फैक्टर कौन है? खुद वन, कि हर एक प्रकार का उत्पन्न और ईश्वर के अनेकों रूप हो जाते हैं। तो वहीं समझ में आ जाता है कि प्राइम नंबर इज इमोर्टल्स, ठीक है, कभी ना नष्ट होने वाले तत्व। ये अंक है, अंक की गणित भी देखो साधारण रूप में आपको ये समझना होगा। मानव की बुद्धि जितना पैटर्न सोचेगी वो मानव की बुद्धि के रिलेटेड होगी। अनेक अलग जानवर की स्पीसीज होगी तो वो प्राइम नंबर्स को नहीं वैल्यू देगी क्योंकि वो उसको नहीं समझ सकती। जैसे सूर्य का प्रकाश हर तरह का आ रहा है, पर हमारी आंखों में जो दृष्टि होगी हम उसी को प्रकाश मानेंगे, बाकी प्रकाश को हम नहीं मानेंगे। पर बाकी प्रकाश हमें प्रभावित कर सकता है अदृश्य रूप में, क्योंकि एक अदृश्य नाम का भी प्रकाश होता है। इसमें भी कई सारी रेंज होती है, वैराइटीज होती है, परंतु सारा प्रकाश एक ही है। मुख्य रूप से हमें ये ज्ञात होता है। तो हमें आंतरिक रूप में क्या जानना है? यही जानना है, दृष्टि यही रखनी है कि देखो मुख्य रूप में हमें दृष्टि यही रखनी है, मुख्य रूप में हमें दृष्टि ये रखनी है कि हमें ये चीज़ें त्यागनी पड़ेगी कि देखो एक अमीर व्यक्ति, देखो मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं कहता हूँ कभी भी सर्विसेज का वो नहीं करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, है जीवन में बढ़िया खाना चाहिए, है और जो संसाधन मिले उनका आनंद नहीं करना चाहिए, है और क्या बोलते हैं कि अगर कोई संपत्ति मिली है तो उसका पालन करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग या अभिमान में जीना चाहिए कि मेरा हक बनता। अधिकार अपने आप स्वयं से नहीं मांगा जाता। अधिकार कभी भी स्वयं से नहीं मांगा जाता कि मेरा जन्मजात हक बनता है। ये मानवीय तत्व कारक है।
फिर अधिकार कैसे होता है? अधिकार जो मिलना होता है उसका पालन करना होता है, अर्थात उसको सही हाथों में सौंपना ही, ये चिंतन ही ये बता देता कि आप उसके लायक हो। ठीक है, सामान्य मनुष्य इतना चिंतन कदाचित नहीं कर सकता, कदाचित नहीं कर सकता, अर्थात मैं यहाँ पे ललकारता हूँ कि कोई मानव इतना चिंतन नहीं कर सकता। एक दिव्य पुरुष चिंतन कर लेता है। अब यही समझो, यही समझो, जो संसाधन का हनन कर रहा होगा, जो मूर्ख होगा, जो क्या बोलते हैं इस चीज़ों का दुरुपयोग कर रहा होगा और मानवीय तत्वों में ज़्यादा प्रभावित होगा, अर्थात ये स्वयं ईश्वर भी हो सकता है। तो इसको देखकर आप ये अनुमान लगाओगे कि चलो ठीक है, इसके पास हक है, इसके पास संसाधन है, इसके पास वो है, तो इसको अपना एक कठपुतली बना लो या एक नचाने वाला वो बना लो, सामाजिक यंत्र। अर्थात क्या है, मतलब इसके पास धन है तो इसके धन को छीन लो। छीनना कैसे? डायरेक्ट नहीं छीनना, हथियाना नहीं है। इसके धन को इस तरीके से कहो, इसका दोस्त बनो, मित्र बनो, मित्र द्वारा इसके धन को अपने अनुसरण याद कराओ। वो उसके अधिकार था नहीं, क्योंकि वो अपने धन को बेफजूल उड़ा रहा था, तो आपने क्या करा, समय आते ही उसका धन उससे छीन लिया। अब वो वांछित हो गया धन से। तो क्या है, क्या ये बुरी प्रक्रिया थी प्राकृतिक रूप में, या सामाजिक रूप में ये बुरी प्रक्रिया थी? नहीं। अब मुझे बताओ, कर्म तो उसने गंदा करा था, इसको लौट के भी आएगा, पर ये चिंतन हमारा बनता है या प्रकृति का बनता है? प्रकृति का बनता है। तो इसे हम क्यों चिंतन करें? मैंने कहा था एक व्यक्ति की जो ऐसी सोच होगी वैसा उसको बना देगी। सोच का ही निर्माण सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि जैसी सोच होगी वही व्यक्तित्व का चरित्र बना देगी। क्योंकि सोच एक सबसे सूक्ष्म वो है कि जो ये बताती है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। सोच चाहत भी बता देती, सोच ये भी बता देती क्या करेगा, सोच ये भी बता देती क्या सोच रहा है। क्योंकि सोच ही सबसे स्वच्छ है, स्वच्छ मतलब कि सबसे सच, वो स्वच्छ है। और स्वच्छ अर्थात ऐसी स्वच्छता जो किसी इम्प्योरिटी से पनपी नहीं है, मतलब अर्थात एक मूलभूत एलिमेंट है, तत्व है। तो सोच वो एक तत्व है जो पनपता है कई तत्वों से, पर वो तत्वों द्वारा नहीं पनपता वास्तविक रूप में, वो आवरण द्वारा पनपता अर्थात वातावरण के द्वारा पनपता। मान लो कई पार्टिकलों के द्वारा प्रभाव उत्पन्न हुआ, पर प्रभाव जो उत्पन्न हुआ उस प्रभाव में किसी भी पार्टिकल का एनर्जी सम्मिलित थी नहीं। जैसे मान लो डोमिनो इफेक्ट में ले लो, वन डोमिनो ने 5 डोमिनो को गिराया, तो हम यूँ नहीं कह सकते 5 डोमिनो 1 डोमिनो के प्रभाव से वो एनर्जी से गिरा, या 1 डोमिनो की एनर्जी से गिरा, और रियलिटी में 4 डोमिनो की एनर्जी से गिरा। ठीक है ना? ऐसे ही हम यूँ समझ लेंगे, वहाँ पे भी हम यूँ से देखें, अगर मास क्वांटिटी टेबल में हम 0 कर देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि डोमिनो इफेक्ट, वो जो 5 डोमिनो गिरा है, वो बीच में जो अंतर था 4 और 5 के, उसके मध्य में जो गैप था उनके कारण गिरा। तो जब हम उनके गैप फिर और डीपली हम करेंगे मास को टेबल, फिर 0 कर देंगे, तब हमें चलेगा 5 डोमिनो ऑटोमेटिकली गिरा है स्वयं था। अर्थात वो अगर उसके आगे पुल ऐसा लगी होती तो वो नहीं गिरता, तो वजन गिर झेल लेता। तो यहाँ हमें कई सारे तत्व मिलते हैं इफेक्ट कि सोच एक सबसे मूलभूत वो है तत्व जो स्वयं से पनपती है, स्वयं से पनपती है, तभी हम चीज़ें समझते हैं। सोच धीरे 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 एक्यूमुलेट हो के अपने आप पूर्ण इतना ढांचा बना लेती है कि शारीरिक रूप में एक सॉलिड फॉर्म में कर लेती है, अर्थात गैसेस फॉर्म में सोच पनपती है, एक सूक्ष्म फॉर्म में सोच पनपती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोच पनपती है, और उसकी गति इतनी तीव्र होती है कि वो सोच समय के संग इतना प्रभाव दे देती है कि वो पूरी चीज़ बदल देती है, सृष्टि बदल देती है। अर्थात इतना प्रभाव उत्पन्न करती थी समय के संग, एक सोच अनेकों सोचों को पनपना देती है, अनेकों सोच फिर और अनेकों सोचों को, और अनेकों सोचों को पनपनाती ही चले जाती है। ये सब मन की एक छोटी सी जटिलता है कि मन जहाँ सूक्ष्म चिंतन करता है वही सोच कहलाती है। मन भटकता है क्योंकि सोच प्रभाव डालती है। पर्टिकुलर टाइप की सोच आपके चिंतन को दिखाएगी, और एक लार्ज दीर्घकालिक या बहुत लार्ज स्केल में जब हम देखेंगे या पार्टिकल्स फॉर्म में देखेंगे, देन हमें समझ में आएगा अधिकांश सामाजिक या अधिकांश मानव एक ही चाल दौराव कर रहे होते हैं, क्योंकि समस्त चीज़ों की सोच इतनी डाइवर्स हो चुकी है कि अब उसमें विभिन्नताएं पनपने समाप्त हो गई है मुख्य रूप से। तो आपकी सोच बहुत कुछ करती है, पर सोच क्या हर एक पल अपना पनपती रहती है? हाँ, पर हर एक पर प्रभाव नहीं डालती। अधिकांश सोचें नष्ट हो जाती है समय के संग, जैसे ही पनपती है वैसे ही नष्ट होती है। मैंने कहा था जहाँ विकास होना चालू है वहाँ विनाश होना चालू है, जहाँ प्रारंभ होना चालू है वहाँ अंत होना चालू है, और ये हकीकत है। ये दोनों नियम स्वयं और अहम को परिभाषित करते हैं, एक जो स्वयं पनपा है और एक जो अहम
नष्ट के लिए पनपा है, अर्थात एक जो का ब्रह्म जो कि जन्म को परिभाषित करता है, एक काल जो अंत को परिभाषित करता है, एक वो इनके मध्य स्वयं वो समय चलता है। अब यही हमें क्या समझना है बैड कैरेक्टर ऑफ रिच में। देखो बैड कैरेक्टर ऑफ रिच का मतलब ये है, मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात करूँगा, तीन की नहीं बात करूँगा। तीन परिस्थिति कहलाती है, इसलिए मैं उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। दो ही की बात करूँगा, दो क्या बात करनी है। एक बुरा व्यक्ति कैसे सोचता, उसके मन में वो चिंतित पनपती कैसे है, एक प्राकृतिक बुरे व्यक्ति की बुराइयाँ विस्तार कैसे करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रभावित ये भी होता है, ऐसा नहीं प्रभावित, और बैड कैरेक्टर कैसे रिच पर्सन को लाता है। और दूसरी चीज़ बुराइयों का असर क्या होता है, अंत क्या होता है। तो एक मैं जन्म की बात कर रहा हूँ और एक मैं मृत्यु की बात कर रहा हूँ। बीच के समय की बात नहीं कर रहा, जो मैंने कही थी परिस्थिति पनपती है, ठीक है। या मुख्य रूप से जो क्रिया चलती है वो क्रिया बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो सामाजिक होती है, वो इन्फ्लुएंस में होती है, वो जीवन कारक होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा केवल जन्म की, कि मैं वो बुरी चीज़ें पनपती कैसे और बुरी चीज़ों का अंत कैसे होता है मुख्य रूप से। अगर मैं बात करूँ कि बुरी चीज़ें पनपती कैसे, तो दो तरीके से पनपती है। एक व्यक्ति वो जो गंदी प्रवृत्ति या संगति में रह रहा है परिस्थिति द्वारा, ठीक है, परिस्थिति द्वारा। यहाँ भी हम समझो, एक बच्चा पवित्र होता है, एक बच्चे की सोच बिल्कुल स्वच्छ होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यहाँ पे भी दो तरीके के प्रभाव आ जाते हैं। ये सब स्वयं हम के कारक है जो डायमेंशनली चलती है। कैसे, तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें समझना आता है कि देखो दो तरीके से बच्चे बुरी प्रवृत्ति में पनपते हैं। अगर हम एक बच्चे को स्वच्छ माने, कैसे, पहला ये, किसी ने उसके संग बुरा करा, किसी ने उसको सच बोलने पर मारा, तो वो बच्चा झूठ बोलेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उसको कहेगी कि सच बोलने से कुछ नहीं रखा, क्योंकि वो बेचारा क्या जानता अभी कि सच क्या होता है, पूरा झूठ क्या होता है। पर व्यक्ति की प्रभावितता एक मानव पे दूसरे मानव पे अत्याचार करने के बाद क्रांति होती है। तो पहला असर है क्रांति का, जहाँ वो व्यक्ति बुरा क्यों बनना है, उसकी सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी इस समय वो उसे नहीं समझ पाया वास्तविकता क्या थी, ना ही उसको मौका मिला, ना उसने कभी देखा। मान लो 10 जन उसके संग बुरा करके गए, 10 जन उसको चाटे बजा के चले गए बेचारे को, और उससे 11वां व्यक्ति कभी मिला ही नहीं जो उसके संग एक अच्छा भला काम करे, तो वो कभी समझ नहीं पाएगा। वो एक प्राकृतिक तत्व में फंस जाएगा कि बुरा करने ही वाला ही अच्छा होता है। दूसरा व्यक्ति क्या, दूसरा व्यक्ति मान के चलो वो किसी चीज़ में किसी चीज़ पर कमजोर था, ये है वास्तविक प्राकृतिक व्यक्ति। स्वच्छता, ठीक था, वो था, ये किसी चीज़ पर कमजोर था, इंट्रोवर्ट था, पर ये ना तो सुंदरता ना होता प्रकाशित रूप में, ना ही चर्चित होता। इसके अंदर मानवीय तत्व खुद से पनपेंगे, जो कि दिखेंगे। क्या दिखेंगे मानवीय तत्व, स्वयं से क्या पनपेंगे, स्वयं से पनपेंगे। वो व्यक्ति सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं, सुंदर होना केवल एकमात्र वो नहीं है, और यही रिच पर्सनैलिटी कहलाती है। बैड करेक्टर में रिच पर्सनैलिटी कहलाती है, यही कहलाती है जिसके अंदर ये बुद्धि पनपी। इसलिए मैंने कहा था कोई इंटेलिजेंट पर्सन जरूरी नहीं वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जरूरी नहीं। इसलिए मैंने कही थी एक जगह कि राजा कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थ देखेगा। राजा उसी को बनाना चाहिए जो मानवता को देखे, समाज को देखे अपने लिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई सत्य लेके नहीं पनपता, ज्ञान हर कोई लेके पनप जाता है। ज्ञान समय के संग आ जाता है, जीवन के संग आ जाता है, पर सत्य समय से परे होता है, जीवन से परे होता है, वो जरूरी नहीं कि आए, ठीक। तो यहाँ में ये समझ में आती है ज्ञान कौन है, स्वयं। सत्य कौन है, अहम का कारण। मृत्यु के समय सत्य आता है, और ज्ञान जन्म के बाद आता है, प्रारंभ के बाद आता है। किसी फील्ड में मैं वर्क कर रहा हूँ, किसी जगह पे मैं वर्क कर रहा हूँ, किसी डिसिप्लिन में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे उसके अनुसार ज्ञान आ जाएगा, उसके अनुसार जीवन शैली आ जाएगी। यही डिसिप्लिन को मैंने लाइफ का मुख्य रूप से। तो हाँ, यहाँ ये समझ में आता है कि मैं मेजरली कैटेगरी कैसे बनती। उसने देखा वो व्यक्ति सुंदर है, वो व्यक्ति आकर्षित है, वो व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ी रियलिटी जानते हैं, थोड़ी रियलिटी क्या जान गया कि एक तत्व केवल भी परफेक्ट नहीं कहलाता, वास्तविक में कोई चीज़ परफेक्ट ही नहीं होती। तो रिच की पहली क्वालिटी तो इसमें यही आ गई कि ये जान गया कि इम्परफेक्ट है, रियल है। अब क्या करेगा, पर इसने कहा
चलो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं पैसे को चलाना जानता हूँ, या पैसे को चलाना इसने सीख लिया ना चाहकर। अगर जिस चीज़ से तुम ईर्ष्या करोगे वो तुम्हें नहीं आएगी मुख्यतः रूप से। जिस चीज़ से तुम जेलस होगे, जो चीज़ तुम्हें नीचे दिखाएगी वो कभी नहीं आएगी, पर जिस चीज़ से तुम अनजान हो वो चीज़ तुम्हें जल्दी आ जाएगी। जैसे मान के चलो, अगर तुम सिगरेट पीने से नफरत करते हो तो तुम्हें सिगरेट कभी नहीं चढ़ेगी आदत, परंतु यदि तुम सिगरेट से अनजान हो, तुम्हें सिगरेट पता ही नहीं है क्या, तो तुम सिगरेट की तरफ आकर्षित कब में हो जाओगे, सिगरेट पीना चालू कर दोगे, ये तुम्हें पता नहीं चलेगी। मुख्यतः रूप से ये प्रणाली है कि व्यक्ति आकर्षित किन चीज़ों की तरफ होता है, जिनकी तरफ अनजान है, जो पता ही नहीं कि ये वो है। मान लो एक सुंदर व्यक्ति, उसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हो हैं, और आकर्षित होने के बाद आपको ये पता चला है आखिर में जाके ये तो बुरी है, तो आप दोबारा आकर्षित होगे नहीं होंगे। मुख्यतः रूप से कोई चीज़ अनजान होगी तभी आकर्षित होगे, वरना आप उसकी वास्तविकता देख के एक बार जाने से कतराओगे। और यदि आप चले गए तो मानवीय प्रभावित में हो चुके हो, आप उसकी आकर्षितता में प्रभावित हो गए, वो प्रभावित कर रही थी तभी हुए हो। उसकी भी परिस्थिति में अगर हम जाए तो माँ ये समझ में आता है वो आकर्षित करेगी। हो सकता है या तो उसे आकर्षित करने में मज़ा आ रहा हो, फीवर लेना हो तो मानवीय है। हो सकता है कि उस पर पहले कोई ध्यान नहीं देता हूँ तो उसने आकर्षता अपने में बट बनाई हो, ये दिव्य है रूप के रूप में। ठीक है, समय के संग प्रभावित होगी, समय के संग आयामों में फंस गई, और समय के संग क्या बोलते हैं, चिंतन जो था वो सोच ने बदलाव कर दिया चरित्र में समय के साथ, क्योंकि समय चीज़ों को एक्यूमुलेट करता है। समय इज द एक्यूमुलेटर बॉडी। कुछ भी डालोगे उसका रिटर्न लाखों गुना आएगा, पर समय होना चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए। प्रारंभ कोई भी चीज़ करती तो रिटर्न आएगा ही आएगा। दिस इज अ रूल ऑफ फंडामेंटल। बस हाँ, समय लगेगा। तो एक पैसा कमाने वाला भी हमेशा ध्यान रखो, समय पे बहुत महत्व देता है, ना कि पैसे। पैसा तो आज भी है, आज लाखों लगा दी, करोड़ों लगा दी बिजनेस में, एसेट से लाइबिलिटी पे उनके कोई दिक्कत नहीं, पर समय है, समय की वैल्यू आज भी उतनी ही है। ट्रस्ट है, विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली तुम लाखों से करोड़ों कमा लोगे, क्योंकि समय फिर बहुत कम लगेगा। समय के संग देखो दो चीज़ें हैं, लेवल्स में सीन ये होता है, मान लो फर्स्ट लेवल पर बहुत ईजी होती, सेकंड लेवल ईजी होती, थर्ड लेवल ईजी होती, फोर्थ लेवल ईजी होती, फिफ्थ लेवल पे थोड़ी कठिनाई आती, फिर ईजी लगने लग जाती, 6, 7, 8, 9, 10, पर वो पहले दूसरी से तो बहुत टफ है, ठीक है ना। बट 10th लेवल पर आने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ कम हो जाती है। अब जो 11th लेवल, पहले जो 1 से 5 लेवल थी वो एक दिन में हो जाया करती थी, और जो 11th लेवल है वो 5 दिन का वेट लेगी। 12 लेवल 5 दिन का वेट ले लिए, फिर 15वीं लेवल पर आए तो हर 5 लेवल पर अपडेट हो रहा है, तो अब हो सकता है कि 16वीं लेवल एक ही लेवल 10 दिन का वेट ले लिया। क्यों? समय के संग ग्रोथ रुक जाती है। और एक्यूमुलेटर में क्या होता है, टाइम के संग। टाइम के संग अगर हम यूँ देखें तो पहले जो आप अब जो 5 दिनों में जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मान लो 5 दिनों में जो आप 11 से 12 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि 11 से 12 जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके जैसे 10, मतलब जो पहले से 10 तक लेवल थी ना, फर्स्ट से 10 तक की लेवल, वो फर्स्ट से 10 तक की उसको 10 बार, मतलब 100 लेवल्स पार कर दो केवल 11 से 10। मतलब जो 5 दिन में पहले 5 दिन में केवल 1 से 5 लेवल पार हो रही थी, उसकी जैसी 200 लेवल पार कर दो अब आप उन्हीं 5 दिन में, जो 11वीं से 16वीं लेवल, मतलब कि योग्यता एक्यूमुलेटर ऑफ टाइम की तरफ बढ़ रही है। बट मनी या क्या बोलते हैं, संसाधन डिक्रीमेंट हो जा रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियली डाउन हो रहे हैं, रिग्रेसिव पॉइंट पे जा रहे हैं, अर्थात एक लेवल बढ़ने में अब बहुत समय लग रहा है। ठीक है, परंतु योग्यता और पढ़ना, बस अंतर क्या था कि आप केवल 11वीं से 12वीं में देख रहे, पीछे वाली को भूल जा रहे हो। आपको विश्वास करना अपने अंदर, तो सीधी सी बात है, जो सबसे इजी काम थे ना, जो पहले करके आ चुके हो उधर जाओ, तो तुमको समझ में आएगा मेरी एफिशिएंसी अब भी है, मैं कोई डल नहीं हूँ। पर जब अगर आप ये कर लोगे तो उसी में संतुष्ट रह जाओगे, उसी में सीमित रह जाओगे, आप कभी 11वीं से 12वीं नहीं करोगे, तो ये मेरी जीवन का सक्सेसफुल बात है। पर 11वीं से 12वीं के टाइम पे कठिनाई आएगी, दुख आएगा, और दुख आपको और बेहतर बनाएगा। तो ये चैन है। तो बैड कैरेक्टर ऑफ रिच तो ऐसा पनपता है कि भाई वो धीरे धीरे समय के संग या तो एक चीज़ सीख लेता है कि मेरे संग 10 बार पूरा करा दिया तो ठीक है। और दूसरा बैड कैरेक्टर ऑफ रिच कैसे पनपता है, ऐसा पनपता है, वो व्यक्ति सुंदर है, वो व्यक्ति समाज में दिखा रहा है मैं काले रंग का हूँ, वो गोरे रंग का है, ठीक है, मैं काले रंग का हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है दुख मुझे कामयाब बनाएगा। एक्यूमुलेट करा लॉन्ग टर्म, ये प्ले करा, अब बैंक उसकी जेब में है। पहले तो ये चिंतन निकालो अपने दिमाग से कि हमें रिच बनना है। देखो, रिच नाम की कोई चीज़ नहीं है। रिच मतलब होता है जो व्यक्ति अपने आप को संपन्न समझना चाहता है, अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है, किसी भी प्रकार की इच्छा का जो पूर्ण कर सके, वैसे रिच। रिच वो व्यक्ति नहीं कहलाते जो लोग
समान चाले चल रहे होते, साधारण चाल चल रहे होते कि सबको धन पाना, तो सब धन पाने के पीछे पड़ गए। ये रिच नहीं खिलाते, ये मूर्खता खिलाते हैं, मानवीय प्रभाव खिलाते हैं, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित धन है। पहली बात तो आप समझो उन चीज़ों के पीछे पड़ रहे हो। पर मुख्य रूप से प्रणाली के चलते प्रकृति की संसाधनों का आनंद करना चाहता है, हर एक जीव संसाधन का आनंद करना चाहता है। ठीक है, संसाधन मतलब मैं जो चाहता हूँ मैं दूसरा प्राणी के हक छीन लूँ, ये हक ही संसाधन कहलाता है, मानवीय प्राकृतिक। ठीक, मुख्यतः हमें यहाँ पे और अंतर मिलता है कि देखो रिच पर्सन, जो रिच पर्सन की मैं बात करता हूँ, जो पर्सनैलिटी की बात करता हूँ, वो रिच पर्सन कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बेस्ट समय को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। समय मतलब कि स्किल्स को महत्व रखते हैं। स्किल्स मतलब मुझे क्या सीखना, मेरे लिए क्या फ़ायदे के, क्या एसेट्स है मेरे लिए रिटर्न, जो मुझे रिटर्न दे। मान लो मैं कमा रहा हूँ, मेरे को EMI भरनी है, वो भरनी है, ठीक है, मुझे 10,000 रुपये की EMI भरनी है। पर यदि मुझे मौका मिल रहा है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं अपने पैसे छोड़ दूंगा, EMI छोड़ दूंगा, EMI बाद में भर दूंगा, पहले अपनी जो सीखना है वो सीख लूँगा, क्योंकि ये जो अगर टाइम गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। एक रिच पर्सन कभी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। मैं यहाँ समझ में आ रहा था कि समाज कहता है अपॉर्चुनिटी मतलब बिल गेट ने चेक दिया और चेक का मतलब अगर रिजेक्ट कर दिया तो 3 बार अपॉर्चुनिटी आई, बोली वो अनजान था। वो अनजान थे कि भाई रिपोर्टर के हाथ में चेक आया, उसको नहीं पता था कि कहना क्या चाहते हैं। तो इतनी तार की बुद्धि नहीं लगानी, ठीक है। हाँ आप अमीर बन सकते थे, ठीक है, मौका था बढ़िया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि रियलिटी में रिच पर्सन होते कौन है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है, मुझे अगर अभी कुछ सीखने को मिल रहा है, अभी अगर मैं जूते भी सिलवाने गया और एक मोची भी अगर कुछ बात कर रहा है, तो उधर से भी अगर मुझे कुछ ज्ञान मिल रहा है, प्राकृतिक रूप में जो ज्ञान मिले, ये अपॉर्चुनिटीज़ कहलाती है, ना कि अवसर ये कहलाते कि बिल गेट ने चेक किया कि और क्या बोलते हैं मैंने उसको 3 बार इग्नोर कर दिया। ये मेरी अनुभूति ये है कि जब भी मेरे पर हर समय व्यक्ति पे ठीक समय आता है, अगर उस पर ध्यान लगाए, क्या मैं ध्यान लगा पा रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को स्वच्छ कर पा रहा हूँ, ये है अपॉर्चुनिटी। एक रिच पर्सन ये अपॉर्चुनिटी करता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर कि बिल गेट आपको चेक पकड़ा रहा है और आप उसको इग्नोर कर देते हो गलती से। ये आपकी सीख है केवल कि 3 बार आया, अब क्या 4थी बार भी आएगा तो ऐसे ही, या कोई और व्यक्ति बिल गेट की तरह ये करने की कोशिश करेगा, तब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को चुके। ये एक सीख थी, उस सीख का कोई मतलब नहीं था। जैसे कि एक गुरु ने माया रची कि देखो ये आकर्षित लड़की आपके लिए बनाई है, वो है। अब यूँ नहीं कि उसमें बैग है तो सीख में फेल हो, बेहतर क्या है आप उससे नहीं बहे, 1 बार बहे, 2 बार बहे, 3 बार आपको अकल आ गई, तीसरी बार में आपने मना कर दिया नारी को। और यही तो सिखाना था, क्योंकि वो वास्तविक भ्रम था, माया थी, केवल एक छलावा था। तो ये तो केवल मूर्खता है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति तुम अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ा। ये लॉ है नेचर का, पर लॉ नेचर का कहाँ वर्क करता है, ये हर जगह वर्क करता है, ये मेन प्रायोरिटी रखती है। एक रिच पर्सन ये देखता है, रिच पर्सन ऑलवेज ये ध्यान रखना शॉर्ट टर्म फेवर्स को डिनाई करेगा, और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म फेवर लेता नहीं होगा, चीनी वगैरह सब खाता होगा, पर समय के साथ उसे बुद्धि आएगी कि चीनी ही मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है, फिर उसे छोड़ देगा। रिच एवरी टाइम बनोगे, पुअर एवरी टाइम बनोगे। आप अपने बुरे वक्त को या अपनी गलतियों को पुअरिटी करोगे, और आप अपनी काबिलताओं को या अपनी बेटर लाइफ को या अपने अच्छे स्टेप को, रिच लाइफ स्टाइल है, रिच स्टेप को, ठीक है। तो स्टेप्स एवरी टाइम डाउन अप होते रहेगी, लाइफ है। पर मैंने बता दी योग्यता समय के संग एक्यूमुलेट होती चली जाती है, और रेग्रेसिव कौन होती चल जाती है, समय लेवल बाय लेवल बहुत एंड टू एंड बहुत वो हो जाता है। जैसे 1 से 100 रुपये कमाना बहुत आसान है, ये सॉरी 1 से 10 रुपये कमाना बहुत आसान है, 10 से 100 कमाना आसान है, 100 से 1000 कमाना आसान है, ठीक है। परंतु 1000 से 1 लाख कमाना या 1000 से 10,000 कमाना, वही समझ लो। अब तुम 100 रुपये जो 100 से 1000 कमा रहे थे ना, उसके जैसे 10 क्यों ना ले आओ, तब भी तुम 1 से 10,000 नहीं कमा पाओगे, क्योंकि अब आगे मुश्किल है। यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइम होता है, पर अब तुम 100 से 1000 कमा लोगे तो समझ लो तुम्हारे अंदर जो बूस्ट होगा, तुम्हें पता है, एक तरीका पता चल जाएगा, वो तरीके का बहुत महत्व होता है। क्योंकि 100 से 1000 कमाना आ गया तो 100 के 1000 के अंदर कितने 1 और 100 और 10 के नोट आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? मेजरली टाइम रिच पर्सन्स की यही समय होती है कि वो समय के समझे। अब बात आती है रिच पर्सन का गलत कैसे होता है, हाँ सर, ठीक है। ये मुख्यतः बात होगी कि जन्म कैसे होता है, रियलाइजेशन कैसे करते हैं समय के साथ, क्या सही हो क्या गलत है, ये सब चीज़ें पता चल जाती है। बात आती है कि बुरा कैसे होता है, बुरा कैसे होता है। एक लड़के को आपने कहा पैसा है आपके पास, दौलत है आपके पास सर्विसेज है, आपने क्या बोलते हैं, आपके पास 10 प्लॉट है, उन 10 प्लॉट से आपको रेंट आता है, आपको पता चल गया कि समाज चलता ही ऐसे। अब कर्म ये बनता था, कर्तव्य ये बनता था, जब आप हाई पोटेंशियल पे हो गए तो लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो। अर्थात अब जब अंधा पैसा आ चुका तो उसको दान करना पड़ता था,
प्रभावित नहीं होना था कि आप लड़की बाजी के पीछे पढ़ो या उन चीज़ों के पीछे पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो सीधी बात है अपना सर्वनाश करोगे, क्योंकि ये सब गरीबों के वो है चस्के। अमीरों के चस्के कभी ये नहीं होते। अमीरों के चस्के होते हैं अब जीवन को जीवन की तरह जीना, अब प्रकृति के नियमों अनुसार जीना। प्रकृति क्या कहती है, काल क्या कहता है, काल यूँ कहता है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, तो वो नियमों का पालन करना, ठीक है। बुरा करोगे तो बुरा प्रवृत्ति मिलेगी, वो नियमों का पालन करना। परंतु व्यापारिक रूप में करना, व्यापारिक रूप में अर्थ क्या ये है, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ कर रहे हो उसको कदाचित मत करना। अर्थात लो तो काल का ये भी कहता है, काल का नियम तो ये भी कहता है कि भाई जब तुम अमीर हो चुके हो, बेशक कितने भी बुरे कर्म करके क्यों ना आए हो, अब उनको अच्छा दिखाओ समाज के अनुसार। अब अपने आप को एक एक्टर बनाओ समाज के अनुसार। अब अपने आप को जो चीज़ गलत कर चुके हो, अब उस चीज़ को ब्राइट मनी पे कन्वर्ट करो। अब जब कॉमन मनी कमा चुके हो, साधारणता रूप से कमा चुके हो, तो अब उसको ब्राइट मनी में कन्वर्ट करो ताकि बैलेंस हो सको। यदि बैलेंस की जगह पापी कॉमन मनी लालच में ठापते रहे तो आप मानव हो, आप जल्दी समाप्त हो। और यदि अगर आपने समय आते ही बुद्धि पर बना ली कि अब कॉमन मनी बहुत पाली, अब ब्राइट मनी पानी है ना, ब्राइट मनी मतलब दुनिया के लिए अच्छा करना है, दुनिया को दिखाना है, दुनिया के लिए पेपर, तो अब ये पूरा सर्कमस्टेंस अपने आप में एक व्यवहारिक हो गया। व्यवहारिक होता है बिहेवियर, और बिहेवियर मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हो गया लाइफ का पैटर्न पास होता है कि आपने लाइफ को लाइफ समझ लिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू लाइफ। लाइफ के ही इक्वल होगी, ठीक है ना, पर लाइफ के रूप बदल जाएगी सर्कमस्टेंस के अनुसार। मान लो एक व्यक्ति है, एक, अब मैंने ए की फॉर्म ही मैंने कहा ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो मैंने ए इक्वल्स टू बी प्लस सी कर दिया, तो वो बी प्लस सी एक परिस्थिति एक सिचुएशन पे होगा, पर रियलिटी बी प्लस सी का मान या वैल्यू ए की इक्वल थी, अतः ए इक्वल्स टू ए ही था। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये समझना आपको, ठीक, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको ये समझना है। मतलब ए प्लस जीरो, तो जीरो मतलब एम्प्टी, ए प्लस जीरो मतलब ए इक्वल्स टू ए, तो ये ए इक्वल्स टू ए प्लस जीरो, तो ए प्लस जीरो किसके इक्वल था, ए के ही इक्वल था रियलिटी में। और जीरो इज इक्वल टू इन्फिनाइट, जीरो टाइम्स ऑफ इन्फिनाइट प्लस ए इक्वल्स टू बी। किसी परिस्थिति में जीरो बार बार इन्फिनाइट तक अप्रोच कर रहा था, तो वो परिस्थिति में ए का मान ए ही था। तो यही लाइफ का मतलब समझना है। लाइफ हो गया, डिसिप्लिन हो गया, सर्कमस्टेंस हो गया, सब एक ही है। उतार चढ़ाव आए कि नियम रूल सब में बैठ करेंगे सेम नहीं, ठीक है। और सिचुएशन अलग हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पे अलग अलग कोटा को एक उनके सर अलग अलग सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आ गए। प्रॉब्लम भी रूप बदल रही है, हर एक चीज़ रूप बदल दी है, पर मान वैल्यू कीमत नहीं बदल रही, वो लाइफ नहीं बदल रही अपना रूप। लाइफ है, क्योंकि वो समान नियम अपना रूप नहीं बदल रहे। जो नियम प्रभाविकताओं पे चल रहे, इन्फ्लुएंस पे चल रहे, वही नियम इच्छाओं पे, वांट पे चल रहे, डिजायर पे चल रहे, ठीक है। क्यों चल रहे, सब समान इच्छा, सब समान नियम क्यों चल रहे, क्योंकि ये नियम काल द्वारा बनाए गए हैं, ये नियम ब्रह्मों द्वारा रचे नहीं गए, मायाओं द्वारा रचे नहीं गए, गुरु द्वारा। ये नियम गुरु की परिभाषित है, गुरु को परिभाषित करते हैं, अर्थात गुरु को गॉड फादर या आपका व्यक्तित्व, ठीक, मूल व्यक्तित्व। तो आपको ये समझना है कि कर्म क्या बनता था समय आने के बाद कि भाई अच्छा करना, पर यही व्यक्ति क्या कर देता है, चोट खा जाता है और मानवीय प्रभाव में उत्पन्न हो जाता है, वे गलत कार्य करने लग जाता। अब फिर यहाँ पे प्रकृति कहती है अब वो समय नहीं था कि गलत कार्य करने का, तो अब इसका दंड मिलेगा। पहले कही थी कि ड्रग्स बेच लो, कुछ भी बेच लो, कोई फर्क नहीं करेगा, जब तुम गरीब थे अहंकार रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर समय बीतने के बाद जब अमीर बन चुके, अब तुम्हारी स्थिति, अब तुम्हारा रूप बदल चुका, तो यहाँ पे एक वो भी हो जाता है कि एक गरीब के लिए अहंकार करे, नियमों को तोड़े, कोई मतलब नहीं रखता, कोई प्रकृति गुणा नहीं करती, क्योंकि उसकी जरूरत है। अभी तो वो अमीर बनेगा बेचारा, अभी तो वो डेवलप होगा, अगर वो CO2 इमिटेट भी करे तो कोई फर्क नहीं करता। प्रकृति कहती है झेल लूँगी। एक माँ जब अपना वो दुख झेलती है, कहती है कि कमा लूँगी, अभी मेरे बच्चे की पढ़ने की उम्र है, अभी उसे पढ़ने दो। परंतु अगर पढ़ लिख के फिर वो अपनी माँ का वापिस हनन कर रहा है, अब माँ उसका गलत घोट देगी, क्योंकि अब वो पापी पैदा हो चुका है। साधारणता से यहाँ पर उत्तर मिलता है, काल के ये नियम है। काल कहता है स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपके अनुसार अलग अलग तरीके से ट्रीट करा जाएगा। एक बच्चे को जहाँ रात दी जाती है 5 साल के, 20 साल के बच्चे को खटेरा जाता है, तो क्यों खटेरा जाता है, वो इसलिए खटेरा जाता है क्योंकि अब स्थिति अलग है, पहले स्थिति अलग थी। बालकपन तक जब तुम 5 साल के तो हर एक चीज़ मिल जाया करती थी, 20 साल की आयु में अब तुम्हें हर एक चीज़ के लिए प्रयास या प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों, अब ये जीवन है, एक समय के बाद बीत जाता है, ये दोबारा नहीं दोहराता है अपने आप को। काल के नियम है, अहम के नियम है। तो यहाँ क्या समझना है, यही समझना है, एक अमीर व्यक्ति जब गरीब है तब तक सब चीज़ें कर सकता है, सब चीज़ें भोग सकता है। ये इतने दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, क्यों नहीं बना पड़ा था, इस क्लैरिटी के साथ जो देना चाहता था, समय अब आया है तो अब दे रहा हूँ।
इससे पहले मैंने भी कितनी कोशिश कर ली, प्रयत्न कर लिया, वीडियो ही नहीं बनने को राजी हो रही थी। भूल जाता हूँ, समय आने पर ही कर्म करूँगा, क्योंकि मैं भी एक कठपुतली ही हूँ। मैंने पहले ही बताया, नियमों अनुसार तो मैं भी चल रहा हूँ, अपनी ही नीतियों में चल रहा हूँ। जब तक सृष्टि में हूँ, सृष्टि त्यागी नियति भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नीति मेरा स्वयं का विनाश नहीं कर सकती। नीति मेरा स्वयं का विनाश नहीं कर सकती। अब यहाँ पे अंतिम रूप में क्या समझना है, यही समझना है कि बुरा व्यक्ति क्यों अपना असर पूरा कर लेता है, क्योंकि अंतिम रूप तक वो सुधरता नहीं है। वे फिर वो मानवीय चाल दिखाता है, अर्थात उसका कर्म बनता कि वो अपने आप को अच्छा करे, अच्छा प्रदर्शित करे, अच्छा दिखाए। अब वो अपने आप को अच्छे में कन्वर्ट करे, पर एक बुरा व्यक्ति अपने आप को बुरा ही बना के रखता था, स्थिर रखता है, प्रभावित बदलाव नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता। और रिच की तो वो होती है कि वो हर स्टेट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। मान लो अगर बुरे लोगों के बीच में तो वो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करता है, अच्छे लोगों के बीच में तो वो अपने आप को फिर उस हिसाब से बुरा प्रदर्शित करता है। अतः वो अगर गरीब है तो वो अमीरों के बीच में अमीरों की चालें चलेगा, और जब वो अमीर हो गया तो अब उसका काम बनता है दान करना, ये सारी चीज़ें करना, क्या वो मानवीय तत्वों में फंस रहा है। अब मानवीय तत्वों में फंसेगा तो हसल देखो, ये सब व्यापारिक थे। व्यापारिक कैसे थे, जब तुमने क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति को पैसे से खरीदने की चाह, तो बिन इच्छा के उसको स्वार्थ और लालच में फंसाया। अमीरी होने के बाद, बल्कि अमीरी उसी के हाथ में अच्छी लगती है, ताकत उसी के हाथ में अच्छी लगती है जो योग्य होता है। अपनी योग्यता को कहा कि तू साइड हट जा, मेरे पे ताकत है, मैं उसका दुरुपयोग करूँगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो ताकत ही आपका श्राप बन जाएगी, अर्थात वो ज्ञान ही आपका श्राप बन जाएगा, और वो धन ही आपका श्राप बन जाएगा। अर्थात जिस धन से आपने खरीदा, कि मैंने तो लालच करके खरीदा, मैं तो उसकी इच्छा पे करता, उसके मानवीय तत्व को खरीदा, ठीक है आपने मानवीय तत्व कर, पर ये व्यापारिकता, ये व्यापारिकता तो क्या होगा, वो औरत कभी तुम्हारी सगी नहीं होगी, आप उसको कितना भी पैसे से खरीद लो। और ये सामाजिक रूप है, बस आप उसके चक्कर में अपना दुख, अपना चैन, अपनी सोच का बदलाव कर लोगे, परिवर्तन कर लोगे। यही गरीबी कहलाती है, यही पूर्णनेस कहलाती है। कि बैड कैरेक्टर ऑफ रिच कौन है, जो समय के अनुसार, प्रकृति के नियमों अनुसार अपने आप में बदलाव करे। वो ब्राइट मनी अगर शुरुआत में कमा रहा है, जैसे मैं कमा रहा हूँ, तो आखिर में जाके कॉमन मनी ऑटोमेटिकली कमा लूँगा। और यदि कॉमन मनी कमा रहा हूँ तो ब्राइट मनी कमाने का मतलब बनता है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राइट मनी कमा रहा हूँ तो ब्राइट मनी ही कमाए जा रहा हूँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और एक व्यक्ति बस स्वयं को छोड़ के, मतलब जैसे अर्जुन हो गया कारक, कि मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, पर उसको भी फिर करने को ठीक आ जाता है, बैलेंस करने अहम आ जाता है, ठीक, स्वयं का है। परंतु अगर कोई व्यक्ति कॉमन मनी, मैं सामान्य धन कमा रहा हूँ, मैं अश्लील चीज़ें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, अब एक हद के बाद वो बढ़ेगा, वो पाप का गड़ा बढ़ेगा, और फिर उस पाप का दंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब वो व्यवहारिक नहीं व्यापारिक हो चुका है संबंध। और व्यापारिक संबंधों का रिटर्न आता है, व्यापारिक संबंधों का रिटर्न इसलिए नहीं आता, मान लो मैं एक गुरु हूँ और एक शिष्य है, गुरु शिष्य को पढ़ा के अच्छा लगा, अपने आप को महसूस कर रहा है, और शिष्य गुरु से पढ़ के अपने आप को बेहतर ज़िंदगी प्रदर्शन कर रहा है, तो दोनों का अब कोई दक्षिणा की कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। अब उनको जो दक्षिणा थी, गुरु को चैन आया कि मेरा शिष्य सुधर गया, जैसे एक पिता को वो हो गया कि मेरा बच्चा कामयाब हो गया, और एक बच्चे को वो हुआ कि मैं कामयाब हो गया, तो हर एक को रिटर्न मिल गया तुरंत ही। तो यहाँ व्यवहारिक संबंध थे, यहाँ कोई रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न एक्यूरेट टाइम पे मिल गए। व्यापारिक में क्या होगा, आपने रिटर्न दिया, पर मान लो पिता ने सिखाया पुत्र को, अब पुत्र ने कहा मैं तो अपने आप सिखाऊँ, वो सिखाऊँ, अभी इसमें मानवता पनपती, तो इसका रिटर्न आएगा। मानव कर्मों के जालों में फंसा हुआ, अर्थात इसका कहने का मतलब यह था। अब जो वेदों में लोगों ने पढ़ा है कि मानव के कर्म बनते हैं, किसी जीव के पाप धर्म नहीं बनते, वो गलत थी बात। उसका वास्तविक अर्थ ये था कि मानवीय मतलब जो प्रभावित होता है उसका कर्म बनता है, वो पाप और पुण्य पर पनपता है। अतः व्यापारिक संबंध वाला पनपता है, व्यापारिक संबंध वाला कदाचित में पनपता था। दिव्य तत्व या दिव्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब जैसे वायु हो गई, ये हो गई, ये कभी भी पाप पुण्य के इसलिए नहीं आते, क्योंकि ये जब भी कुछ करते तो इनको तुरंत रिटर्न मिल जाता है। और मानव को नहीं मिलता, जो प्रभावित होता है वो उन चीज़ों को अपमान कर देता है, उन नियमों को त्याग देता है। कि मान लो अब पहले कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अमीर बना देता हूँ, तुम अमीर बन गए, अमीर बनने के बाद भगवान ने तुमसे यूँ कही कि देख अब तुम्हें अच्छा करना है, तुमने कहा मैं नहीं करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नाराज़ कर दोगे तुम प्रकृति को, प्रकृति नाराज़ हुई, तुम्हें नाराज़ कर देगी बात पे, वापस तुम्हें उसी जगह पे फेंक देगी जहाँ पे तुम थे, ठीक है। तो ये नियम होते, ये कायदे होते, ये कानून होते, यही है बैड कैरेक्टर ऑफ रिच। कि बैड कैरेक्टर ऑफ रिच रियलिटी में बैड नहीं होता, पर समय के संग बन जाता है।